तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए बहुत एक दिलचस्प एक बढ़िया चीज लेकर आया हूं, दैट इज दी एनसीईआरटी वाला वन शॉट। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि कितना बड़ा चैप्टर है यार, मतलब किताब उठाओ तो पलटते रहो, पन्ने पलटते रहो, खत्म ही नहीं होता है। तो ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक का एक बेहतरीन सा वन शॉट जिसमें सारा कुछ कवर होगा, चाहे आप एनसीईआरटी से ले लो, चाहे आप किसी आईएससी बोर्ड्स की बुक से ले लो। इट विल बी यूजफुल फॉर जेईई मेंस, नीट एज वेल एज अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको मैं यह भी बता दूंगा कि 2021 के लिए कौन सा पोर्शन यहां से डिलीट किया गया है, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं पूरा चैप्टर। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट से। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। नप्पस बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो फटाफट बेटा रजिस्टर और पेन उठाकर नोट्स बनाते रहना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। एंड व्हाट अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज NH2NP3। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, तो NH2NP3। वैसे ही फास्फोरस के केस में आएगा 3s2 3p3। तो ये इसकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और प्रॉपर्टीज से पहले इन एलिमेंट्स के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन से जब बिस्मथ की तरफ आते हैं डाउन द ग्रुप, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी कि इसके जो पहले दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दे आर बेसिकली नॉन मेटल्स इन नेचर, या नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये मेटेलॉइड्स हैं। और लास्ट वाला जो बिस्मथ है, इट इज अ मेटल। प्रॉपर्टीज की बात करें, एटॉमिक साइज, यार घिसी पिटी बात है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं। अक्रॉस द पीरियड की बात करें तो यहां से यहां जाने पे देखो, ये पीरियड, सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन है आपका, तो अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो क्या होता है? हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज देयर इज द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर पुल बहुत तगड़ा होता है, शेल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। और देखिए +1 यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6 7 8 9। तो by +1 unit the nuclear charge is increasing and the electron is also increasing in the same shell. There is no increase in the new shell, therefore you can say the effective nuclear charge is increasing and atomic size is decreasing. मैं तेज नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको तेज लग रहा है तो वीडियो को आराम से पॉज कर लो, क्योंकि ये वन शॉट है, हमें इसमें सब कुछ कवर करना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम औरों की वन शॉट की तरह हम आपके और कुछ कट पॉइंट्स कर देंगे, कट शॉट कर देंगे, नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रैपिड में। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है क्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, कम ऑन, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, एक ऐसी शक्ति जिसको आप एक एटम को देते हो ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सको। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मान लीजिए अगर अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही होगी। बट ऑब्वियस की बात है, एटॉमिक साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वहीं डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बहुत दूर में है, तो यानी कि उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है बच्चों, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, यानी कि डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगी। लेकिन बच्चों अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करें तो एक एक्सेप्शनल केस होता है। क्या? जैसे मैंने कहा कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, तो आप ये सोचेंगे कि B, उसके बाद C, उसके बाद N और उसके बाद O। ये नहीं होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में एक एक्सेप्शनल केस आता है। वो किस लिए आता है? इट इज बिकॉज ऑफ दी, आपको मालूम होगा, इट इज बिकॉज ऑफ दी, यस करेक्ट,
इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। यहां पे NS2 फुलफिल्ड है, NP3 p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये हाफ फिल्ड है। जबकि अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो उसके पास NP4 होता है। तो ना ही ये हाफ फिल्ड स्टेबल है, ना ये फुल फिल्ड स्टेबल है। तो मतलब B C, उसके बाद O आता है और उसके बाद N आता है और उसके बाद F आता है। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगी। याद करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की जरूरत होती है और वो कौन होते हैं? FON, FON। तो मतलब अक्रॉस द जब पीरियड जा रहे हैं, एटॉमिक साइज जब डिक्रीज हो रहा है, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग, एंड अगेन फॉर द डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज। तो ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एक एक्सेप्शनल केस के बारे में। आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोनों वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं बच्चों। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर मास। भाई देखो, डाउन द ग्रुप जाते हो तो तुम्हारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी कि एटॉमिक मास भी बढ़ता है। यानी कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन क्या कुछ एक्सेप्शनल केस आता है सर? हाँ जी, देखिए क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट में कुछ लोचा आएगा। बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में आएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ एक फैक्टर पे और भी डिपेंड करता है, दैट इज कि वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहा है। तो देखिए बच्चों, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, यानी कि यहां से यहां जाने में तो एक रेगुलर इंक्रीज आ रहा है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में। यानी कि यहां पर आने में जितना इंक्रीज होना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा है, बल्कि कम हो रहा है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस विच द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्विंग। Why? The reason being, melting point also depends upon the number of covalent bonds. तो भैया ऐसा है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जो कि हम अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप आते हैं, स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वो कम बनाने की कोशिश करता है, यानी कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होने लगता है। तो आप अगर सोचें कि यहां पर BiCl5 और BiCl3, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं कहूंगा BiCl3। और सिमिलरली अगर दो फॉस्फोरस के क्लोराइड्स बनाएं जैसे PCl5 और PCl3, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं कहूंगा PCl5। एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज डन बाय द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? नोट इट डाउन फर्स्ट एंड देन वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बात आती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल आप ये समझिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, एक ऐसा चार्ज जो एटम के ऊपर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। ये एक फॉल्स चार्ज होता है, ये वैलेंसी नहीं होती है। आई थिंक कि आप क्लास 12 में हो और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पर नॉलेज होगी। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब ग्रुप 15 में सबके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +5 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। साथ में ऐसा भी होता है कि 5 माइनस 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8, तो ये इसके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ग्रुप 15 के एलिमेंट शो करेंगे। 5 माइनस 8 -3, और ये मैक्सिमम कैसे निकाली, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये +3 कहां से आ गई?
ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आई। एक्चुअली में क्या होता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो ये वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने से मना कर देते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि PCl5 नामक चीज एग्जिस्ट करती है तो आप इस बात से सहमत होंगे। क्यों सहमत होंगे, आइए देखते हैं। फास्फोरस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 3s2 3p3 लिखते हो। 3s2 का मतलब ये हो गया और 3p3 बोले तो 1 2 3। अगर मैं ओवरलैपिंग कंसेप्ट समझूं और उसकी रूल को मानूं जो कि ये कहता है कि ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल होती है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो इसके हिसाब से बेटा फास्फोरस सिर्फ 3 क्लोरीन को एक्सेप्ट कर सकता है, एक इधर एक इधर एक इधर। लेकिन फास्फोरस के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है 3d, ठीक है। सेकंड पीरियड वालों के पास नहीं होते, बाकी सबके पास होते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से 3s वाला इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा क्या करने वाला हूं, 3s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और वो यहां जाकर बैठ जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो एक क्लोरीन यहां घुसेगा, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, इसीलिए PCl5 एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल। यदि 3d ऑर्बिटल ना होता तो क्या 3s एक्साइट हो पाता, नहीं, एक्साइट होकर जाता कहां। या चलो दूसरे सेंस में सोचो, अगर मैं 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ना करूं या वो खुद ना होना चाहे तो क्या मैं इसकी PCl5 या फास्फोरस की कह लो कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता हूं 5 तक, नहीं कर सकता ना। मैं सिर्फ PCl3 बनाकर बैठ जाऊंगा और चुप हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है मेरी, कि अगर आपको उसकी कोवेलेंसी बढ़ानी है, कोवेलेंसी मतलब एक एटम की वो क्षमता कि वो कितने मैक्स टू मैक्स कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो वो डिपेंड करती है कि उसके पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब मैंने 3s को एक्साइट नहीं किया था तब उसके पास सिर्फ 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे, यानी कि उसकी कोवेलेंसी 3 थी, यानी कि फास्फोरस सिर्फ PCl3 बनाने के लायक था। लेकिन जब मैंने 3s को एक्साइट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसके पास 3d है, इसलिए वो PCl5 बना पा रहा है, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, डाउन द ग्रुप ऐसा होता है कि s ऑर्बिटल जिद करने लगता है, कहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, इसका 15 है, इसका 33 है, और नीचे जाते जाते क्या होगा, इंक्रीज ही होना है। +7 से +15 बहुत तकड़ा इंक्रीज है, +15 से +33 बहुत तकड़ा इंक्रीज है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब दूसरा पहलू तुम सोच रहे हो सर डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, आई एक्सेप्टेड। लेकिन डाउन द ग्रुप यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा और शेल की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो बहुत बेकार होगा। और वो शील्डिंग इफेक्ट कब बेकार होगा, लास्ट के 2 एलिमेंट्स में। लास्ट वाले के लिए तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि अगर आप गौर करो तो यहां पे 4f और 5d आ चुका है, यहां पे 4d आ चुका है, तो d और f की वजह से शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप बेकार हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा का क्या मतलब है कि जो ये आउटर मोस्ट शेल है ना, जिसमें 6s2 और 6p3 है, उसमें से 6s को वो बहुत तकड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। कौन, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब 4f और 5d की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि उसको शील्ड करना है, उसको बाहर की तरफ फेंकना है। क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करता है, 1 मिनट यहां पर समझो मेरी बात को, 1 मिनट समझना, सब क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जब ये अंदर की तरफ आता है तो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन झक नहीं मारते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाता है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज दूर होता है,
बड़ा होता है, एक्सपैंड होता है, लेकिन यहां पे तो FOD है ना, इसका शील्डिंग इफेक्ट तो लुल होता है, और लुल होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीत जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जीत जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से 6s और 6p में से 6s और 6p में से पेनेट्रेशन इफेक्ट की हम बात करें, पेनेट्रेशन मतलब अंदर की तरफ घुसना, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है s, तो 6s और 6p में इन दो में से एक न्यूक्लियस की तरफ भाग जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा, एंड दैट विल बी 6s, क्योंकि s p d f इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट का। न्यूक्लियस के सबसे पास s होता है तो ये ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करता है, फिर p, फिर d, फिर f। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, 6s और 6p को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, 4f और 5d उन्हें रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से s और p में से 6s न्यूक्लियस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा ऐसा है कि यहां पर मैं एक निचोड़ निकालना चाहता हूं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6s में ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा तो क्या s के ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर पाएगा वो है सिर्फ 6p3, इसीलिए डाउन द ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम हो जाती है, +2 से डिक्रीज हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि BiCl5 ज्यादा स्टेबल नहीं है, BiCl3 ज्यादा स्टेबल है। बिस्मिथ जो है 3 बॉन्ड बनाने के लिए ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, काबिल माना जाता है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 ही आती है, इसलिए यहां पे मैंने +3 लिखा है। तो बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द +5 स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। और बेटा ये सिर्फ इसी ग्रुप में नहीं है, p ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 सब में होता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स में तो लास्ट 2 एलिमेंट्स और स्पेशली लास्ट एलिमेंट के लिए जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितनी इसकी मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी ग्रुप की, उससे +2 कम कर देना तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 है तो ग्रुप 13 में बालगाइन थाईलैंड TL थेलियम लास्ट है तो TlCl3 वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, TlCl ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम ग्रुप 14 की बात करें, कार्बन वाले में लास्ट में आता है लेड, तो देखो PbCl4 कभी नहीं सुना होगा, वो अनस्टेबल होता है, PbCl2 ज्यादा सुना होगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है, 2 से कम हो जाएगा। ये सब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अब मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट की यहां पे आपको डेफिनेशन लिख दी है, द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। रिलक्टेंस मतलब नामंजूरी, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर पुल से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो चुका है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास चला गया। न्यूक्लियस के पास इसलिए चला गया क्योंकि इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट बेकार था, इसलिए वो अंदर की तरफ घुस गया। 6p अंदर की तरफ नहीं घुस पाया, ज्यादा अंदर नहीं घुस पाया, क्यों? क्योंकि उसका पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, अंदर घुसने की क्षमता। तो द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d and f इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ गया? पक्का? तो लाइक ठोको, कमेंट करो, शेयर करो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड इन बातों को नोट करिए, अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, इस पर कुछ बातें और बतानी है मुझे। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे वाई PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। तो PCl5 क्यों एग्जिस्ट कर रहा था? अभी मैंने आपको बताया कि वो जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके वैकेंट 3d ऑर्बिटल में या 3d सबशेल में चला जाता है। लेकिन अगर हम यही केस नाइट्रोजन के केस में करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2 2p3,
तो बच्चों 2D यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो चूंकि 2D एग्जिस्ट नहीं करता तो यहां पर कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंसी इस केस में 3 की 3 रहेगी। तो यहां पर Cl5 नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? NCl3 पॉसिबल है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी की अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के केस में तो वो 3 नहीं होती है, ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं इसको एक्साइट करना चाहूं 2s वाले के इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और एटम छोड़कर भाग जाएगा। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें NH4+, NH4+ में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना पा रहा है और उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2s छोड़ चुका है, एक्साइट हो गया, कहीं गया नहीं, एटम छोड़ दिया, तो देखो कोवेलेंसी इंक्रीज हो गई। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कोई आपसे पूछेगा तो 3 मत बोलना, क्या बोलोगे? 4, और 5 भी मत बोल देना, ठीक है? हाँ, गलती ना करना। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी अलग अलग है। कोवेलेंसी मींस द टोटल नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट मींस द चार्ज। तो यहां पे जरा चार्ज निकालिए, 2x - 10 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। So the nitrogen can exhibit the +5 oxidation state. But coming on to the covalency, you need to draw the structure. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 बॉन्ड होते हैं, तो एक हमने यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया और ये रहा आपका N2O5 का स्ट्रक्चर। तो देखो ना, एक जो तो नाइट्रोजन है ईच नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो भैया 4 है 4, हम 5 क्यों नहीं बनाए? 5 बना नहीं सकते, 5 बनाएंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और नाइट्रोजन चूंकि सेकंड पीरियड में है तो 2d ऑर्बिटल नहीं होता, 2d सबशेल नहीं होता, तो भैया 8 से ज्यादा, या ये कह लो कि ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट पे। एक क्वेश्चन आता है फास्फोरस का, आइए देखते हैं वो क्या है। व्हाट हैपेंस व्हेन फास्फोरस एसिड इज हीटेड? तो फास्फोरस एसिड बोले तो H3PO3, इसको जब हीट करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, इट रिजल्ट्स इनटू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड फॉस्फीन PH3। ये एग्जाम्पल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो बच्चों यहां पर अगर हम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, अच्छा इससे पहले इसको बैलेंस कर लो, इट विल गो फॉर 4 times and it will go for 3 times। तो 3 फास्फोरस 4, ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इस फास्फोरस की, तो 3 + x - 6 = 0, ये +3 आएगी। यहां पे +3 + x - 8 = 0, तो ये +5 आएगी, और यहां पे -3, तो +3 से +5 ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से -3 ये रिडक्शन हो रहा है। तो जब रिएक्शन में एक ही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा हो और वही एटम रिड्यूस भी हो रहा हो, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स दैट व्हाट हैपेंस व्हेन फास्फोरस एसिड इज हीटेड। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, यानी कि जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? NH3PH3 एंड एक्सेट्रा। तो NH3PH3 इन सबकी शेप कैसी होगी? जैसे नाइट्रोजन की बात करूं तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 वो हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च कर रहा है। सिमिलरली फास्फोरस का भी, PH3 का भी यही शेप रहेगा, ASH3 का भी शेप यही रहेगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, यानी कि PH3 में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ आएगा। यहां पे बॉन्ड एंगल का वैल्यू है 107.8 डिग्री, और नीचे जाएंगे तो 93.6 डिग्री, और नीचे जाएंगे तो नीचे जाते जाते थोड़ा सा डिग्रीज होता रहेगा।
अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। हालांकि इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल शेप। तो बच्चों NH3 या हाइड्राइड से रिलेटेड है ना, ग्रुप 15 के हाइड्राइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमको अपने दिमाग में याद रखने होंगे, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द बॉन्ड एंगल। अभी आपने को सामने मैंने फिगर दिखाया था, तो आप देख रहे थे कि बॉन्ड एंगल नीचे जाते हुए थोड़ा सा कम हो रहा है, और ये रही इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज। सो व्हाई? तो देखो भाई, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, समझना इस बात को और लिखते रहना, तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सर इससे क्या लेना देना? चलिए एक बार फिर से मैं आपके सामने एक फिगर बना देता हूं। ये देखो NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये लोग आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और जुड़ जाएंगे, ओवरलैपिंग हो गई। अब नाइट्रोजन जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के पास खिंची हुई चली आएगी। N और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि शेयर्ड हुई थी दोनों में, वो धीरे से नाइट्रोजन के पास खिंची हुई चली आएगी हर NH बॉन्ड के लिए, हर NH बॉन्ड के लिए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के आसपास काफी ज्यादा हो जाएगी, और अगर नाइट्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर रिपल्जन काफी ज्यादा लगेगा। अरे VSEPR थ्योरी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो रिपेल मारते हैं एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्यों 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 ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहां पर रिपल्जन बहुत तगड़ा होगा। अब खुद सोचो, जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो उतने अच्छे से क्या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच पाएंगे? अन्यथा नहीं खींच पाएंगे, जितनी हद तक नाइट्रोजन खींच पा रहा था। तो चूंकि नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हद तक नहीं खींच पाएंगे जितनी नाइट्रोजन खींच पा रहा था, तो उतना तगड़ा रिपल्जन भी नहीं होगा, और उतना तगड़ा अगर रिपल्जन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल भी कमी होगा ना। सो द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हालांकि बच्चों एक बात मैं बता दूं कि पहले से दूसरे में जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है ना। फिर ये 90s की लाइन में आता है, यहां पे लगता है ड्रैगोज रूल, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। ये नोट हो गया, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बताओ? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया या एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास। तो यहां पे डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, ठीक। अगर आप ये वैल्यू को 2 मिनट के लिए छोड़ो तो 185 से 210, 210 से 254, 254 से 290 वैल्यूज याद नहीं करनी। क्यों लिखी है? आपको समझा सकूं। ये बेटा एक जनरल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो हमने पॉइंट लिखा था इसमें हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है, लोचा नहीं है, एकदम सटासट बढ़िया तरीके से चल रहा है काम। लेकिन अगर हम एक बार यहां पे गौर करें, NH3 की वैल्यू 238.5 केल्विन, अरे यार अब ये दिक्कत हो गई। तो दिक्कत का समाधान हम बता रहे हैं आपको, वो यूं है कि NH3 के बीच में, NH3 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या बोला मैंने? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दर्जा ज्यादा है ना, उसका पलड़ा ज्यादा भारी है, इसलिए NH3 विल बी हैविंग द मोर बॉइलिंग पॉइंट एज एक्सपेक्टेड। आप सोचेंगे सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि आप एक ही पैरामीटर देख रहे हो, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अपने सर को मत पटको, ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का दूसरा नाम है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। तो थोड़ा बहुत हल्का सा अपने बेसिक कंसेप्ट्स को अगर याद रखोगे तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो यहां पर एक ऑर्डर पूछा जाता है कि among the following the correct order for the boiling point of the group 15 hydrides is, तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले PH3 का होता है, फिर ये बढ़ता है ASH3 के लिए, और फिर ASH3 के बाद वैल्यू इसकी नहीं लिखेंगे, NH3 की लिखेंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आ सकता है। फिर SbH3 लिखेंगे और फिर BiH3 लिखेंगे। This is the increasing order for the boiling point of the hydrides of group 15. Now moving on to the next thing is the thermal stability. ठीक है, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हम अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या है? बॉन्ड टूटना। ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटना कितनी आसानी से टूट सकता है या कितनी मुश्किल से टूट सकता है, इसको तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से भी कंपेयर कर सकते हो। तो बेटा ऐसा है ना कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, वहीं फिर बात है डाउन द ग्रुप जाने की, क्योंकि ग्रुप के बारे में पढ़ना है। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ तो आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। अगर आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। जितना छोटा धागा मतलब बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड यानी कि बॉन्ड लेंथ, तो जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ, जितना छोटा धागा, उतनी ज्यादा शक्ति लगेगी उसको तोड़ने में। धागा अगर बड़ा होगा तो आसानी से करके टूट जाएगा। तो चूंकि नीचे जा रहे हैं तो BiH3 काफी ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? एटॉमिक साइज बहुत बड़ा। एटॉमिक साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एकदम लुल। तो BiH बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, यानी कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेकार है। तो यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो चूंकि बेटा BiH बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, सुनना मेरी बात, चूंकि Bi और H के बीच का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा और वहां से हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकलेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सबसे जल्दी हाइड्रोजन दे रहा है। जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, जो जल्दी अपना बॉन्ड हाइड्रोजन से क्लीव कर लेगा, दैट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि NH3 इज द बैड रिड्यूसिंग एजेंट, बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है, और BiH3 इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है बेटा? एक बार फिर से रिवाइज करो, क्योंकि BiH बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, ये थर्मल स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो आसानी से टूटेगा, यानी कि उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बिंदास। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो भाई देखो, सभी लोग लुईस बेस हैं। दीज ऑल आर लुईस बेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। किसी का भी स्ट्रक्चर बनाओगे, सब में एक लोन पेयर बचेगा, चाहिए बनाओ, चाहिए बनाओ, चाहिए बनाओ, चाहिए बनाओ। तो अब इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। क्यों होने वाली है? आइए देखते हैं। जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, वही घिसी पिटी बात जो अभी तक आपने सबके लिए लिखी है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर बड़े आसानी से अवेलेबल होता है। जैसे ही नीचे जाते हैं, जैसे आर्सेनिक और बिस्मिथ के लिए, तो लोन पेयर लार्ज वॉल्यूम की वजह से डीलोकलाइज्ड हो जाता है, खो जाता है कहीं।
भाई मान लो बिस्मिथ का केस है, इतना बड़ा एटॉमिक साइज है, एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। नाइट्रोजन छोटा सा चुन्ना मुन्ना नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो किसी को अगर प्रोटॉन को पकड़ना है तो लोन पेयर देगा, और जो अगर लोन पेयर देगा और H+ एक्सेप्ट करेगा तो अच्छा बेस कहलाया जाएगा। तो यहां पे इजीली अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की, इसलिए ये अच्छा लुईस बेस है। डाउन दी ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो ये जो लोन पेयर है इतने लार्जर वॉल्यूम में खो जा रहे हैं, डीलोकलाइज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लोन पेयर अवेलेबिलिटी कह लो कम हो जाती है, या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन कम हो जाती है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, अच्छा लुईस बेस NH3 होगा। ये थोड़ा सब्र क्या है कि अब थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस के बारे में भी तो बात कर लें। तो एक्सप्लेन एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब एनोमलस का मतलब होता है अजीब, जैसे सर्दियों के दौरान आप बिल्कुल नहीं नहाते हैं और अचानक से सुबह उठते 7-8 बजे आप नहा धोकर घर में खड़े हो जाए, तो ये आपका एनोमलस बिहेवियर होगा बच्चों, है ना। घर वाले कहेंगे अरे वाह आज तो भैया क्या बात है, कहां से निकल आया सूरज। तो एनोमलस बिहेवियर मतलब समवट डिफरेंट बिहेवियर जो वो यूजुअली शो नहीं करते, उसके ग्रुप के एलिमेंट्स वो शो नहीं करते लेकिन वो शो करता है। अब जैसे मैं कहूं कि अभी आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 एग्जिस्ट करता है ना, बाकी सब की कोवेलेंसी 5 है, लेकिन नाइट्रोजन बेचारा 4 पे अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये एक एनोमलस बिहेवियर हो गया, ये हटके बिहेवियर हो गया बाकी सारे उसके ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज एक्सेप्शनली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से फिर से हम ये कहेंगे कि वो एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं जो नाइट्रोजन को अलग बनाती हैं, एनोमलस बिहेवियर बनाती हैं? तो वो 4 हैं। सबसे पहला है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा लेता है लेकिन बाकी सब इसके एलिमेंट्स नहीं दिखा पाते। तीसरा हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। बच्चों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है लास्ट में, है ना, अनएक्सपेक्टेडली हाईली स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, साथ में एटॉमिक साइज भी बहुत छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से आप सोचे कि नाइट्रोजन रिएक्टिव है तो बिल्कुल बेकार, नाइट्रोजन इज इनर्ट। तो हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो देखो सब प्रॉपर्टीज को मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन्स द एनोमलस बिहेवियर इज द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से बेचारा NCl5 नहीं बना पाता। तो यह आंसर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फास्फोरस? तो पहले तो कैटिनेशन का मतलब समझो। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। और ये किस पे डिपेंड करती है कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जैसे कार्बन में कहा जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कार्बन 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 के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बहुत सारे कार्बन एटम्स को पकड़ सकता है, यानी कि लंबी चेन बना सकता है। और उसकी जितनी प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग या कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है। सो द मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेट द एलिमेंट विच इज देयर इन द पीरियोडिक टेबल इज द कार्बन। तो बच्चों नाइट्रोजन के केस में क्या है? तो देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो नपसबी की अगर हम बात करें
डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बीडीई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। इसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस कंटेंट के हिसाब से ये होना चाहिए कि नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, यानी कि इसके पास मैक्सिमम टेंडेंसी होगी कैटिनेट करने की। ये अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो भाई कैटिनेशन पावर क्या इसकी बहुत ज्यादा होगी फास्फोरस के कंपैरिजन? नहीं, नहीं। Why does nitrogen show catenation property less than phosphorus? क्यों? अब इसका मैं आंसर समझाने जा रहा हूं। अभी तक तो पूरा माहौल समझाया मैंने कि कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्टिंग्विश होगी अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर। अब मैं तुम्हें एक्सेप्शनल बिहेवियर सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि आखिर नाइट्रोजन कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों कम दिखाएगा। इट इज ड्यू टू large interelectronic repulsion present between lone pair of two nitrogen atoms। तात्पर्य यह है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो ये लोग बहुत पास पास होंगे। जब ये लोग पास पास होंगे तो VSEPR के हिसाब से ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये एक दूसरे को तकड़ा फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएंगे। इसी को कहते हैं लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लोन पेयर ऑफ टू नाइट्रोजन एटम्स। तो ये इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इतना ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब जब दूर भागेंगे तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई और इनको तोड़ना आसान हो गया, जबकि फास्फोरस के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस ऑलरेडी एक लार्ज एटॉमिक साइज है जिसके बीच में कंसिडरेबली डिस्टेंस होता है। भाई फास्फोरस के बीच में भी यही कांड होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखे हैं। इन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं लग रहा, नाइट्रोजन के बीच में लग रहा है, क्योंकि ये लोग जब पहले बॉन्ड बनाए तो एक दूसरे से एकदम घुस गए, एक दूसरे के एकदम पिल गए एक तरीके से, है ना। तो जैसे एक दूसरे के अंदर घुस गए तो पता चला अरे बाप रे बहुत तकड़ा रिपल्जन लग रहा है, अरे बाबा, तो एक दूसरे के एकदम दूर दूर चले गए। जितनी जल्दी पास आए उतनी जल्दी दूर चले गए बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ फास्फोरस से भी बड़ी हो गई। ठीक है, तो अब किसको तोड़ना आसान है, किसको तोड़ना आसान है? नाइट्रोजन को तोड़ना आसान है, यानी कि उसकी कैटिनेशन पावर एकदम लुल है, और फास्फोरस कैटिनेशन पावर में जीत गया क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ मेंटेन्ड है। तो इसका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वो ये है, बाकी वो सब समझाने का तरीका है। अब ये थोड़ा लिखता होगा कि वो अंदर घुस गया था कमाल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज R3P डबल बॉन्ड O, इसको देख के घबराओ नहीं, एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई R का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो वो ये कहना चाह रहा है कि फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बना लेता है। इसका ये मतलब है, वो ये कह रहा है कि फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है वो तो 5 है, लेकिन नाइट्रोजन की 5 नहीं हो सकती है। तो अभी हम ये पढ़कर आ रहे हैं कि PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। इसी क्वेश्चन का ये दूसरा रूप है। अगर एग्जामिनर आपसे PCl5 और NCl5 के टर्म्स में पूछता है तो उसको लगता है कि क्या है, स्टैंडर्ड थोड़ा गिरा दिया है। अगर स्टैंडर्ड को उठाना चाहेगा तो ये NCERT का ये क्वेश्चन पूछेगा। मतलब वही है, आंसर भी वही है कि वो इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाहता है कि व्हाई डज phosphorus have the covalency 5 but nitrogen does not have, because nitrogen does not have vacant d orbital but phosphorus has vacant d orbital, इसलिए वो expand कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, why are pentahalides are more covalent than trihalides, मतलब वो कह रहा है कि PCl5 ज्यादा कोवेलेंट है PCl3 के, ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए,
आप लोगों ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पढ़ा होगा फजान्स रूल। फजान रूल कहता है कैटायन एनायन को पोलराइज करता है और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा करता है। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, इन एवरी बॉन्ड देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन इट। ठीक है भाई। अब उसमें से कुछ फीचर्स थे, जैसे एटॉमिक कैटायनिक साइज स्मॉल होना चाहिए तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो भाई अगर हम PCl5 और PCl3 में देखें तो दोनों में कैटायन सेम है। फिर वो कहता है कि एनायनिक साइज बड़ा होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो भैया एनायन एनायन भी दोनों में सेम है। फजान रूल पे वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लो, वरना टाइप करो फजान रूल केमिस्ट्री का सागर, आपको मिल जाएगा। तो अब कैटायन एनायन के एटॉमिक साइज पे तो हम आंसर नहीं दे सकते, तो एक तीसरा फैक्टर होता है हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। जिस कैटायन पे भी ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो PCl5 में P की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो मोर दी चार्ज मोर विल बी दी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन। ये आंसर है बच्चों। Thus more will be the covalent character। जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, उतना ज्यादा से ज्यादा वो एनायन को पोलराइज करेगा और उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। नोट करते रहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि यहां पर लिखा है, क्या कह रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। 2 मोल्स ऑफ NaNA3 एजाइड, कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा एजाइड आयन में होती है क्योंकि N यहां पे 3 है, 3 नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये देता है Na+N2। अब बैलेंस रिएक्शन लिखकर आएंगे तो मार्क्स मिलेगा। अच्छा बता दूं तुम लोगों के एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि NaNA3 आपके कार के एयर बैग में यूज किए जाते हैं। तो जैसे ही गाड़ी कोलाइड होती है, सेंसर सेंस कर लेता है कि कोलिजन हो चुका है और वो सोडियम एजाइड को एक्साइट करता है, यानी कि एक तरीके से बर्न करता है इस फ्यूल को, और सोडियम एजाइड तुरंत डिकम्पोज हो जाता है और रिलीज करता है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस आपके गुब्बारे को, कार के अंदर गुब्बारे को फुला देती है और आपको चोट लगने से बचा देती है। तो अगर सोडियम एजाइड गलती से भी अच्छे समय पे नहीं फटा और नाइट्रोजन गैस नहीं रिलीज हुई तो समझ रहे हैं ना क्या होगा आपके साथ। वेरी गुड। आपके साथ क्या, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो है हाउ डज एमोनिया रिएक्ट्स विद सोल्यूशन ऑफ Cu2+ आयंस। तो ये एक जनरल सी रिएक्शन है कि Cu2+ 4 मोल्स ऑफ NH3। देखो ये फैक्ट वाली बात है, रटने वाली बात है ये रिएक्शन। तो ये बनाता है CuNH3 4 और ये बेटा ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। CuNH3 ये क्या है बेटा, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, VBT के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। VBT को फेल कर दिया था इसी कॉम्प्लेक्स ने, है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं हो पा रही थी, फिर पता चला था sp2d हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। खैर चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये लिखा है, ब्लू कलर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो ये 7 क्वेश्चन थे, सोचा था एक ही बार फटाफट डिस्कस कर लूं। तो हाउ डज PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका आंसर है PCl4 + PCl6 -
फिर से लर्न करने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए, रटने वाली चीज है। जिसमें कॉन्सेप्ट वाली बात है मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूं। तो ये रटने वाली चीज है कि PCl5 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। तो फटाफट इन क्वेश्चंस और इनके आंसर्स को आराम से नोट करिए। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज NO2 डायमराइज? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा? ठीक। तो क्या होता है जी, यहां पर एक तरफ से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी इस समय नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन पर है, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जानबूझकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 8 से ज्यादा हो जाएगा और नाइट्रोजन एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो नहीं करता। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है तो ये डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज हो जाने का क्या मतलब है कि एक NO2 दूसरे NO2 के साथ मिल जाएगा। ये एक NO2 ये दूसरा NO2, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो दिस इज N2O4। तो आंसर क्या लिखेंगे? NO2 will dimerize because it is an all electron species having 7 electron at the outermost shell of the nitrogen atom. It will dimerize so that it can achieve its octet. अब इस समय नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इट विल गेट अ स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल। क्लियर होती है बात? समझ में आती है सबको? पक्का? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। कह रहा है कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। अच्छा हाँ, यहां पर एक बात समझिएगा आप लोग, ये मैं हटा रहा हूं। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी गई है। फिर जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखो, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि कॉपर इसके साथ मिलकर नाइट्रेट तो बनाएगा ही, तो सब में एक प्रोडक्ट कॉमन है, वो है उसका नाइट्रेट सॉल्ट। ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, यहां पे जिंक नाइट्रेट। सब में पानी मिलेगा ही मिलेगा, सब में पानी मिलेगा ही मिलेगा। जो कंसेंट्रेटेड के साथ लिखे हैं वो हमेशा NO2 देंगे। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड वाले हो गए दोनों रिएक्शंस, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2। जिंक वाला जिंक नाइट्रेट H2O प्लस NO2। डाइल्यूट वाले में दोनों में अलग अलग मिलेगा। पहले वाले केस में, कॉपर वाले केस में NO मिलेगा, यहां पे N2O मिलेगा। बस ये फर्क आपको याद रखना है। यहां पर इसकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा, ये 1, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये भी 4 टाइम्स जाएगा। फिर पानी कुछ यहां पे 4 टाइम्स था, 2 5 2। ये आपको भी याद करना पड़ेगा, इसका और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो मेन मुद्दा मुझे आपको क्या दिखाना था इन रिएक्शंस में, जो खास बात थी वो थी बच्चों, नाइट्रो ग्रुप कौन सा बन रहा है। तो कंसंट्रेटेड के साथ NO2, डाइल्यूट के साथ NO इन केस ऑफ कॉपर एंड N2O इन केस ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर? तो PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ HCl गैस। तो जब PCl3 की रिएक्शन हम H2O के साथ कराएंगे, मॉइस्चर यानी कि पानी, तो ये हमें देगा H3PO3 प्लस HCl। और ये जो HCl है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में आपको वाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं। सो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है इसकी रिएक्शन में छुपा है
कि PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द HCl गैस, क्योंकि इसके पास व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। What is the oxidation state of Fe in the brown ring complex? तो बेटा ब्राउन रिंग कैसे बनती है? जब हम नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं, अभी शायद लैब में आप लोगों ने कर लिया होगा कभी, नाइट्रेट का जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फेरस सल्फेट डालते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 along the साइड्स या वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके डालते हैं। तो होता क्या है, सोल्यूशन जैसे ही आप लोग H2SO4 डालेंगे यू विल गेट द ब्राउन रिंग, और वो जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है, FeH2O to the power 5 और NO2+। देखो बेटा ये जो NO है ये नाइट्रोसोनियम आयन है, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन, ये NO पर पॉजिटिव साइन होता है, तभी तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को। बच्चा यहां पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ लिखाता है, वो सोचता है ये न्यूट्रल है 0, ये भी न्यूट्रल है 0 इक्वल टू 2+, तो आंसर हो गया 2+, गलत। यहां पे Fe की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x + 5 × 0 + 1, क्योंकि ये नाइट्रोसोनियम आयन है, ये नाइट्रोसिल नहीं, इज इक्वल टू +2, देयरफॉर x इक्वल टू +1। सो +1 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। Fe का क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द एनसीईआरटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। So बच्चों next comes the allotropic forms of the phosphorus and it is further classified into 3 types: white, red and black. Black से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, the most important is white and red. तो इन दोनों के बीच में बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है 5 से 6 पॉइंट्स का, उसको याद रखिएगा। सबसे पहले इनका लुक किस तरह से दिखते हैं, इट्स अ ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड and it is a hard crystalline odorless solid with iron gray luster। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन इस वर्ड से आया गया है, इट इज अ ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, या इस तरह से आता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट फॉस्फोरस इज करेक्ट, तो उसमें से ये एक स्टेटमेंट आया है, ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। ठीक है, इट्स पॉइजनस, इट इज नॉट पॉइजनस, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बट इट इज सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक CH2, और ये दोनों में इनसॉल्यूबल है, चाहे वो CH2 हो चाहे वो वाटर हो, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, रेड फॉस्फोरस दोनों में इनसॉल्यूबल है। इट ग्लोज इन डार्क, और ऐसी प्रॉपर्टी को कैमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं, लेकिन बट ये डार्क में ग्लो नहीं करता। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको अलग कलर पेन से लिखा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो अल्कली के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता। और ये रिएक्शन काफी पूछी गई है, P4 + NaOH + H2O गिव्स व्हाट, फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, इसको रट लेना। ये लेस स्टेबल है, यानी कि मोर रिएक्टिव है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एंगुलर स्ट्रेन, मतलब वही VSEPR थ्योरी के हिसाब से रिपल्जन। P4 व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, यहां P4 क्यों लिखा है, व्हाइट फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये होता है P4 का स्ट्रक्चर, जिसके बीच में एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, यानी कि जो स्ट्रेन है बहुत ज्यादा है, पास पास होंगे ना तो रिपल्जन ज्यादा लगेगा। तो एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये लेस स्टेबल है, यानी कि जल्द से जल्द टूटने की कोशिश करेंगे, यानी कि मोर रिएक्टिव है। यही अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें तो दे एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक चेन, ये चेन में एग्जिस्ट करते हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं, मतलब एक अलग से ये पड़ा होता है, लेकिन ये चेन के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा ये आराम से टेबल बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।